विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पूरे एक्शन मोड में है। अपराधियों और माफियाओं के अवैध निर्माण पर सीएम योगी का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 100 दिन के भीतर ही प्रभावी कदम उठाए गए हैं। देखिए, योगी 2.0 में बुलडोजर की फुल स्पीड, माफिया भ्रष्टाचारियों पर गिरी गाज, अवैध निर्माण जमींदोज। यूपी में योगी 2.0 सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त तेवर देखने को मिले। सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपराधियों, माफिया, गुंडों पर लगाम लगाने के लिए उनके द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर सख्त संदेश दिया। 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश में 200 से अधिक माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई हुई और उनकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया गया। और इसका परिणाम ये रहा कि खौफजदा अपराधी या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या तो पकड़े जा रहे हैं। 100 दिनों में सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां रही, जहां एक तरफ इन 100 दिनों में सरकार ने निवेश, रोजगार और गरीब कल्याण की योजनाओं के लिहाज से कई बड़ी घोषणाएं की, तो वहीं इन 100 दिनों में गुंडे, माफियाओं और दंगाइयों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर भी जमकर गरजा। सहारनपुर से लेकर कानपुर और प्रयागराज में जिस तरीके से उपद्रव हुआ और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई एक नजीर साबित हुई। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने 100 दिन में कई बड़े फैसले लिए। इनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अपराधियों की 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, 100 से अधिक माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू करने का फैसला, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने का फैसला, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों, अधिकारियों के समय पर पहुंचने के निर्देश, 100 दिनों में 8,000 करोड़ गन्ना भुगतान का आदेश, पुलिस के 5,381 पदों पर भर्ती का फैसला, होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती का फैसला, 6 महीने में गरीबों के लिए 2.51 लाख आवास आवंटित करने का फैसला, छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का फैसला शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो उन सभी वादों को जमीन पर उतारना चाहते हैं जिसका वादा उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र में किया था। इसके लिए सीएम योगी ने 100 दिन, 6 महीने, 1 साल और 5 साल का टारगेट भी सेट किया है और इसी टारगेट के आधार पर अब वो जनता से किए वादों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। टीम न्यूज स्टेट। और गोरखपुर से बड़ी खबर है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोले मंत्री संजय निषाद, मंत्रियों ने 100 दिनों के लक्ष्य को पूरा किया है। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिला है। मुझे विश्वास है कि आरक्षण का मुद्दा जल्द सुलझेगा। मछुआ समुदाय के लोग बीजेपी के साथ हैं और गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। योगी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर मंत्री संजय निषाद संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा है कि सभी मंत्रियों ने 100 दिनों के लक्ष्य को पूरा किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है। गोरखपुर हमारी निषाद पार्टी की एक जन्मभूमि रही है और हमारा भी जन्मभूमि रहा, कर्मभूमि रहा। अपने कार्यकर्ताओं से मिलना है और उन्हें जवाबदेही देना है कि मैंने उनके लिए 7 सालों में, 9 सालों में क्या किया है। इन्होंने इनके संघर्ष के बदौलत, जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था, मैं धन्यवाद देना हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस लायक समझा और अपने कैबिनेट में जगह दी और अपने इस मत्स्य मंत्रालय को भी अलग किया, उत्तर प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो। और प्रयागराज से बड़ी खबर है। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यालय की काटी गई बिजली, बकाया बिल जमा नहीं होने पर यह कार्रवाई हुई है। लंबे समय से जमा नहीं किया गया था बिजली का बिल, 6 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है बकाया बिल। और बिजली बिल जमा करने के लिए शहर के कांग्रेसी चंदा जुटा रहे हैं। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस कार्यालय की बिजली काट दी गई है। बताया जा रहा है कि बकाया बिजली का बिल जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। 6 लाख से ज्यादा बिजली का बिल बकाया है और अब इस बिजली के बिल को चुकाने के लिए
कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता शहर भर से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। देवबंद से बड़ी खबर है। थाना बड़गांव में सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में आए हैं बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया है। तो देवबंद से बड़ी खबर है। थाना बड़गांव में भी सड़क हादसा हुआ है और ट्रक की चपेट में आए हैं बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। बढ़ते आगे, हैदराबाद दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए। सीएम योगी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी ओवैसी के घर में भगवा फहराने की तैयारी में है। भाईजान के गढ़ में भगवा रण, मथुरा काशी की तैयारी, अब भाग्य नगर की बारी। भाग्य लक्ष्मी के दर पर भगवाधारी। हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मत्था टेका, मां का आशीर्वाद लिया। लेकिन इसी के साथ ही भाग्य नगर ट्रेंड कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ऐलान किया था कि फैजाबाद का नाम अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, तो फिर हैदराबाद का नाम भाग्य नगर क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहां पर जनता भाग्यनगर। आइए अब आपको बताते हैं आखिर बीजेपी के लिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है और बीजेपी का हर बड़ा नेता क्यों भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाना पसंद करता है। दावा किया जाता है कि 4 मीनार जितना ही पुराना मंदिर है। मंदिर पर अतिक्रमण कर 4 मीनार बनाने का आरोप। 4 मीनार से सटी है गर्भगृह की दीवार। अयोध्या, मथुरा, काशी की तरह भूमि विवाद। सत्ता में आने पर बीजेपी ने मंदिर बनाने का किया है वादा। पूरब से लेकर पश्चिम तक देश में बीजेपी की लहर चल रही है और अब दक्षिण में भाग्यनगर के सहारे बीजेपी भगवा लहराने की जुगत में है। बीजेपी को उम्मीद है कि भाग्य लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसका भाग्य जरूर बदलेगा। टीम न्यूज स्टेट। यूपी में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। जल्दी ये इंतजार खत्म हो सकता है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेगी। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को चुने जाने को लेकर उधेड़बुन जारी है। बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है। इसीलिए स्वतंत्र देव सिंह के योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद से नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। लंबे वक्त से नया प्रदेश अध्यक्ष तय करने पर चर्चा चल रही है। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी ब्राह्मण या पिछड़े चेहरे पर दांव खेल सकती है। सूत्रों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यूपी में ब्राह्मण या पिछड़े चेहरे पर दांव खेल सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी के कई दिग्गजों के नाम रेस में शामिल हैं। ब्राह्मण चेहरे में सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा का नाम रेस में आगे है। वहीं पिछड़े वर्ग में बीएल वर्मा, मंत्री भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य और रामशंकर कठेरिया के नाम की भी चर्चा है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए पार्टी क्षेत्र को भी तवज्जो दे सकती है। बीजेपी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहती है जो पार्टी की नीतियों को निचले स्तर तक ले जाने में कामयाब हो। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ब्राह्मण चेहरे को जिम्मा मिलने की ज्यादा संभावना है।
यूपी के राजनीतिक गलियारे में भी स्वतंत्र देव सिंह के उत्तराधिकारी के नामों पर कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। राज्य में पार्टी संगठन में भी बदलाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी के बाद जल्द ही यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समन सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।